नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अच्छे बैंकिंग स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूं। प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, उसमें से कैसे फाइंड आउट करता हूं कि कौन सा बैंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कासा रेशियो देखते हैं, नंबर ऑफ करंट अकाउंट कितने हैं, नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट कितने हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, बैलेंस शीट को रीड करते हैं, ईपीएस देखते हैं किस हिसाब से ग्रो कर रहा है कंपनी का। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यूनियन बैंक का स्टॉक प्राइस आज की डेट में 174 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है। पी रेशियो की बात करें तो 7 की पी रेशियो है, बुक वैल्यू 172 की है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है 2.70। तो दोस्तों, ये एक सरकारी बैंक है। मैंने 2017 में वीडियो बनाया था, मैंने 180 रुपीज़ का चलता था स्टॉक। उसके बाद ये स्टॉक आया 23 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे मैंने रीज़न बताया था एक बहुत अच्छा। मैंने कहा था कि सरकारी बैंक काफ़ी अच्छे लॉसेस में जा रहे हैं। क्या क्या रीज़न है, मैंने रीज़न एक्सप्लेन किए थे कि इनमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा आज की डेट में। उसके बाद देखिए कितना अच्छा करेक्ट किया ये 23 रुपये तक आ गया। 23 रुपये आने के बाद कोविड के बाद 2023 के पास मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैंने नॉलेज शेयर की थी आपके साथ कि अब इनका टर्न अराउंड हो चुका है। अब सरकारी बैंकों की जो ट्रेन है वो ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है, एनपीए इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा अगर आप न्यू बिगनर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए जाएँ, किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने 2017-18 में वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको डिटेल में समझाया था। मैंने एडिट करके बनाया है वीडियो ताकि मैं आपको एजुकेशन दे पाऊँ। तो आप मेरा पहले वीडियो देखिए, 2017 में मैंने क्या एनालिसिस किया था, उसके बाद मैं एंड में आपसे बात करूंगा आज के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूनियन बैंक के बारे में। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें सीखने को मिले जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये मैं वीडियो अपने सब्सक्राइबर भाटिया जी के कहने पे बना रहा हूँ। आपने मुझे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो एक अपलोड करने के लिए, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। ये एक लार्ज कैप बैंक है जिसकी हमारे देश में। तो दोस्तों, यूनियन बैंक की आज की डेट में 8650 प्लस ब्रांचेज हैं, 9150 एटीएम हैं और 2 इंटरनेशनल ब्रांच हैं दुबई में भी। तो काफ़ी बड़ा बैंक है यूनियन बैंक। ये बहुत बड़ा लार्ज कैप बैंक है हमारे इंडिया का। लेकिन फंडामेंटली स्टॉक को देखें तो ये एट प्रेजेंट इसकी एनएपी बहुत ज़्यादा है। इसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11.7 जो है। इन्वेस्टमेंट वाइज, फंडामेंटली वाइज ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा टूल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक फंडामेंटली इस वक्त कैसा चल रहा है। दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक बाय करो, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए बाय करने के लिए। हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि पहले अच्छा कर रहा था, आज अच्छा कर रहा है, आगे और अच्छा करेगा। आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कंपनी से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको डिविडेंड दे और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाए हमारा डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ता जाए और हमें बोनस भी आए। लेकिन जब कंपनी लॉस में जाएगी या फिर उसके प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे तो आपको कैसे बोनस देगी? तो ये बैंकिंग स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक का सबसे अच्छा टूल होता है चेक करने के लिए कि ये फंडामेंटली कैसा है, वो होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है, सपोज कर लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए की एफडी करवाई किसी भी एक बैंक में, XYZ कोई भी बैंक है, 5 साल के लिए। आप गए बैंक के बाद, आपने कहा मेरे पास 100 करोड़ रुपए की एफडी कर दीजिए 5 साल की। सपोज कर लीजिए बैंक ने आपकी एफडी कर दी 8% पे, 8% के इंटरेस्ट रेट पे। एनुअली 8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब कंपनी ने वो पैसा आगे यूज किया होम लोन में, कार लोन में या बिजनेस लोन में, XYZ कहीं भी अपने बिजनेस साइकिल में, अपने बिजनेस में। अब उसने उस 100 करोड़ रुपए के लोन को किसी कंपनी को दिया 5 साल के लिए। अब उससे कंपनी बैंक ने चार्ज किया 10%, तो आपको वो दे रहा है 8% और उससे उसने चार्ज किया 10%। तो बीच में तो 2% है, वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका मुनाफा है। तो वहां से पैसा आएगा, वो 8% आपको देगा, ऐसे साइकिल चलता जाएगा। अब कर लीजिए, अब उस बंदे ने, इस कंपनी ने इसको लोन दिया था, उसने 3 साल तो अपना प्रीमियम अमाउंट पे किया, धीरे धीरे वो कर्जा उतारता गया। लेकिन 3 साल के बाद उसके कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल इश्यू हो गया, या कंपनी घाटे में जा रही है, वो पैसा नहीं दे पा रही बैंक को, या उसने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया, तो बैंक की वो साइकिल वहीं पे रुक जाएगी। अब
आपको तो पैसा देना ही है, इंटरेस्ट तो देना ही है एनुअली, वहां से बैंक को पैसा नहीं आएगा, बैंक के ऊपर बर्डन बर्डन पड़ जाएगा एक। तो सपोज कर लीजिए अब 5 साल पूरे हो गए, वो 2 साल से नहीं दे रहा, उसने डिफॉल्ट कर दिया, 5 साल बाद आपकी एफडी मैच्योर हुई, आप तो जाओगे कहोगे लाओगे मेरा पैसा दो, तो बैंक को तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। या फिर आप ये कहो कि आप 5 साल से पहले ही चले गए, आपने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, लाओ मुझे पैसे दो, मेरी एफडी छोड़ो, बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। अब वहां बैंक जाएगा फंस, बैंक की ऐसी की तैसी हो जाएगी उस वक्त, क्योंकि पैसा उसको जहाज से लिया उसको तो देना ही है, आगे से आ नहीं रहा, तो वो बैंक उसके ऊपर केस करेगा कंपनी के ऊपर, वो लंबा प्रोसेस है, वो तो चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई और बैंक का वो सरदर्द बन गया एक किस्म का। तो ये एक अच्छा टूल होता है, जिस बैंक की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितनी कम होती है वो फंडामेंटली उतना अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट वाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो इसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11.7 है, तो ये बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये यूनियन बैंक का चार्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये चार्ट है। आप इसको यहाँ से देखो 2000 से 2010 तक ये काफी अच्छा चल रहा था, उसके बाद नीचे डामाडोल करके नीचे आ गया, अप डाउन फेज बहुत आने लगा। आइए मैं इसको बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ। 2007 से 2011 का है। देखिए 2007 में ये काफी अच्छा चल रहा था, 2007 में इसके प्रॉफिट थे 845 करोड़ के प्रॉफिट थे, और 2011 में इसके प्रॉफिट हो गए 2081 करोड़। तो यहां तक तो बहुत अच्छा चल रहा था स्टॉक, काफी अच्छी ग्रोथ थी, डबल डिजिट की ग्रोथ थी 5 ईयर के अंदर, डबल डिजिट से भी थोड़ा ज्यादा हो गई। और उसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2011 में थी 2%, 2.37%, जो कि ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस टाइम कम थी, बहुत कम थी ये। तो यहाँ देखिए जब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम थी तो इसके अंदर ग्रोथ आ रही थी काफी अच्छी खासी। अब हम करंट का देखते हैं 2012 से 2016 का। ये 2012 में इसका प्रॉफिट था 1787 करोड़, उसके बाद इसका 2016 में प्रॉफिट्स हो गए 1351 करोड़। देखिए प्रॉफिट धीरे धीरे नीचे आता गया, और नीचे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी देखिए उसकी बढ़ती गई, पहले 2% थी, फिर 3 हुई, फिर 2.98 हुई, फिर 4%, फिर 4%, फिर 8.70%, अब 11% हो चुकी है। तो अब जिस हिसाब से चलता जा रहा है उस हिसाब से धीरे धीरे करके लॉस में ही आता जाएगा, क्योंकि जब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसकी इतनी बढ़ती जाएगी तो इंटरेस्ट जो उसका बिजनेस साइकिल है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो लॉस में ही आता जाएगा, वो आपको डिविडेंड देना शुरू, वो उल्टा स्टॉक नीचे आता जाएगा। अब ये देखिए इसका इफेक्ट सीधा यहीं पे इसी पे पड़ता है। उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया 2010 से, क्योंकि मार्केट में आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में सिर्फ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर ही हो रहा है। अब कोई अच्छा स्टॉक होता है उसके अंदर अगर थोड़ी सी डिप आती है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ईपीएस उसका बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो उसके अंदर बाइंग आनी शुरू हो जाती है जैसे ही एक डिप आती है। तो आइए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। ये मैंने चार्ट खोला है एचडीएफसी बैंक का, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लार्ज कैप बैंक है, वो भी लार्ज कैप है, ये भी लार्ज कैप है। लार्ज कैप को लार्ज कैप से कंपेयर करते हैं। देखिए इसने आज हाई मारा है 1324 रुपये का, देखिए इसका चार्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आइए आपको ये रिजल्ट के हिसाब से मैं बताता हूँ। 2012 से 2016 का मैंने खोला है, 2012 से 2012 में इसकी 5,000 करोड़ का इनकम था, प्रॉफिट था, और 2016 में इसका 12,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 12,300 करोड़, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। और उसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% थी और इसकी 8% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 0.94%। अब आप खुद ही बताइए कौन सा स्टॉक बेटर है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी जमाने में मैं सिर्फ सरकारी बैंकों को खरीदता था क्योंकि इनके पास बिजनेस बहुत है, इनके पास डिपॉजिट बहुत पड़ा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज आप देखेंगे, फंडामेंटली वाइज देखेंगे तो प्राइवेट बैंक कई गुना बेटर है इनसे। क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है कभी भी किसी को लोन बांटते हैं तो अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि भैया हमें लोन के पैसे वापस करेगा नहीं करेगा, वेरीफाई तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके बाद वो उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनीज को लोन दे रखा है, जेपी, रिलायंस, किंगफिशर, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं नाम सबके नहीं गिनाऊंगा, लेकिन वहां से रिकवरी ही नहीं हो रही। तो ये काफी रिसर्च करते हैं, काफी अच्छे से प्राइवेट सेक्टर वाले लोन बांटने से पहले पूरा जांच पड़ताल करते हैं, फिर लोन बांटते हैं। तो ये कितना काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखिए इसका चार्ट है, ये देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे आने का कोई चांस ही नहीं जब एनुअली इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और डिविडेंड भी देखिए बढ़ता जा रहा है। डिविडेंड आज की डेट में इसने डिविडेंड दिया है 475%, ये जो लास्ट डिविडेंड इसने दिया है यहाँ पे। अब देखिए 2010 में इसका कितना डिविडेंड था, 2010 में 120% था, तो डबल से भी ज़्यादा डिविडेंड हो गया। तो इसका प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और ईपीएस बढ़ रहा है, तो स्टॉक में डिमांड बढ़ रही है। जैसी कोई डिप आती है फटाफट बाइंग आ जाती है, सारे के सारे इन्वेस्टर इसमें घुस जाते हैं, इसको बाय करना शुरू कर देते हैं।
और जो फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छा नहीं है स्टॉक, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अच्छा स्टॉक होता है, उसको हम टेक्निकल टूल्स को यूज़ करते हुए हमें पता तो चलता है 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो एक बाइंग सिग्नल हमारा जनरेट होता है, या हम RSI को यूज़ करते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है, अभी अच्छा लेवल आ चुका है बाय करने के लिए, हम इसको बाय करते हैं और कुछ टाइम में अच्छा रिटर्न दे देता है हमको। और वहीं अगर आप यूनियन बैंक को देखें तो अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज और RSI के हिसाब से देखें, ये इतना ज़्यादा नीचे आ जाता है कि जिसकी कोई आप सोच नहीं सकते। ये देखिए अभी जो 2013 में 290 रुपीज़ का था, 288 रुपीज़, उसके बाद करेक्शन आई 98 की, 98 रुपीज़ तक आ गया। अब ये देखिए कितना आधे से भी ज़्यादा इतना नीचे गिर गया, आप सोच नहीं सकते। अब यार 2012 में थोड़ा सा क्रैश आया था मार्केट में, तब ये सारे स्टॉक टूटे थे। अब आप इसको देखेंगे ना ये HDFC वाले को, तो इसके अंदर सिर्फ 20% की करेक्शन आई थी, 20 से 25% की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप क्रैश से क्रैश को देखिए, जब उसका क्रैश, जब मार्केट में क्रैश आया, दोनों में क्या फ़र्क पड़ा। ये मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको नहीं मालूम है टेक्निकल टूल्स कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मैं एक और लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती और फंडामेंटली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन सा बुरा है, तो सिर्फ 5 मिनट में, वो छोटा सा एक वीडियो है, वो 5 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख के बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए। आप उस वीडियो को देखने के बाद दिल से मुझे एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे, आप उस वीडियो को जरूर देखना। ये मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। 2013 में जो क्रैश आया था, ये स्टॉक चल रहा था 700 रुपये का, 700 रुपये से ये आया 600 रुपये तक, तो सिर्फ 20% की करेक्शन आई और यहाँ पे देखिए कितनी तगड़ी करेक्शन आ गई। उसके बाद देखिए इसके प्रॉफिट बढ़े तो ये ऊपर चल जाता गया। अब हम देखते हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो हम बाय कर लेते हैं, ये अच्छा सिग्नल मिल गया। लेकिन इसके अंदर आप सोच नहीं सकते ये कितना नीचे गिरेगा, कितना कहाँ तक जाएगा, इतना गंदा क्रैश आता है इन सब स्टॉक के अंदर। देखिए स्टॉक वही बाय करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो आपको डिविडेंड भी अच्छा दे, रिटर्न अच्छा दे, जिसके प्रॉफिट बढ़े, EPS बढ़े, दोनों शेयर भी आए, और जिन स्टॉक को बाय करके आपको रात को नींद अच्छी आए, आपको ये टेंशन ना रहे कि मैंने गंदे स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसका क्या होगा। अब आप भाटिया जी आपने कहा था कि 119 रुपये पे आप बाय करना चाहते हो स्टॉक को, अब यहाँ पे क्रैश आता, सपोज कर लीजिए ये टाइम चल रहा होता, तो आप कहाँ तक सोचोगे कि कहाँ तक मैं बाय करूँगा। देखो 299 से 100 रुपीज़ आ गया, तो सपोज कर लीजिए अगर आप यहाँ पे घुस गए होते 177 रुपये पे, तो यहाँ 100 रुपये आ जाता, आपकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। आप 10,000 शेयर लेने की बात कर रहे हैं। देखिए हमने भी कभी लमसम बाइंग की है, हमने भी ये स्टेज देखी है, रातों की नींद हराम हो जाती, टटियाँ लग जाती, खाना खाने का भी मन नहीं करता। बाद में रिकवरी आई वो एक अलग बात है। बाकी अगर आप ट्रेडर हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर मुझे डबल डिजिट ग्रोथ मिल जाएगी, स्टॉक फटाफट 50% बढ़ जाता है, जैसे कि अभी पीछे रिकवरी आई इसके अंदर, जैसे मार्केट यहाँ पे आया था 100 रुपये का, उसके बाद एकदम से रिकवरी आई इसके अंदर, एकदम से भागा ऊपर 150 रुपये हो गया, फिर 100 आया, फिर 150 हो गया। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ऐसे लेवल कहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कैसे सोच सकते हैं कि यही सही लेवल है, क्योंकि ये फंडामेंटली जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ती जा रही है, NAP बढ़ती जा रही है, और आगे पता नहीं कहाँ जाएगी। जब ये लॉस में जाता जाएगा तो फिर आप सोच नहीं सकते। अभी ये 100 का लेवल आया, अभी तो नोट का वशीकरण हुआ है, इनके बाद काफ़ी नोट आए हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया, तो प्रॉफिट्स आए हैं इनके इस क्वार्टर में। लेकिन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो जहाँ से इनको लोन बांट रखे हैं, रिकवरी नहीं हो रही, जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, वो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास। वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो बढ़ चुकी है, तो ये यहाँ पे 100 रुपये का लेवल आया था, अब आप यहाँ कह रहे हैं 111 110 पे बाय करना है। जिस हिसाब से चल रहा है 100 का आने वाला टाइम में हो सकता है ये, अगर ऐसी NAP इसकी बढ़ती रही तो 70 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ फंस जाएंगे आप। बाकी इसके चार्ट को आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ से ये 300 रुपये से 100 रुपये आया, तो एक अच्छा लेवल था बाय करने के लिए। उसके बाद काफ़ी अच्छी इसने रिटर्न दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉल है, ये किसी ने बॉल यहाँ से फेंकी, ये नीचे आया, उसके बाद पहला टप्पा बहुत ऊपर जाता है। आप सीढ़ियों से किसी बॉल को फेंको ऊपर से, तो जब पहले वो सब नीचे जाएगी, फिर टप्पा पहला सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद जो टप्पा गिरेगा उसमें जो बाउंस आएगा वो कम आएगा, उसके बाद ये नीचे गिरा, फिर इसमें बाउंस कम आ रहा है, ऐसे ऐसे गिरता चला जा रहा है। ये डाउनफॉल की तरफ मेरे हिसाब से ऐसे यूँ आता जा रहा है यूँ। तो देखिए इसमें आपको 50% रिटर्न इजीली मिल जाएगा, कभी आप देखेंगे अच्छे लेवल पे, अगर कहीं आप बाकी ये है कि इसके अंदर अप डाउन फेज बहुत आ रहा है अभी। अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग ऐसे हिसाब से बढ़ती रही तो स्टॉक के बारे में बोलना मुश्किल है कि ये कहाँ तक जाएगा। बाकी अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं तो स्टॉक में कभी नहीं घुसूंगा। जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं जैसे HDFC है, जो 8% काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी उनकी बहुत कम है,
तो फंडामेंटली मैं तो उसी स्टॉक में घुसूंगा कि जिनको स्टॉक को लेके रात को मुझे नींद अच्छी आए, टेंशन ना रहे दिमाग में, टेंशन फ्री रहूँ मैं। ऐसे स्टॉक में तो मैं कभी काम नहीं करूँगा। बाकी आप करना ही चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। इसमें आप ये सोच रहे हैं कि मुझे फटाफट 30% का रिटर्न मिल जाता है, जैसे यहाँ पे डिप आई थी 125 रुपये से आ गया, फिर ये एकदम से 170 रुपये हो गया, तो वो तो ट्रेडर वाली बात हो गई, इन्वेस्टर वाली बात नहीं हुई। बाकी कभी मुझे बाय करना होगा स्टॉक को तो मैं तभी बाय करूंगा जब ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, मुझे लगेगा कि हद से ज़्यादा करेक्शन आ गई है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक करेक्शन आई थी 100 रुपये की, 100 रुपये तक आ गया था, अभी जैसे यहाँ तक अभी 100 रुपये आ गया। तो अभी तो देखिए जब मार्केट में बुल रन चलता है तो गधे घोड़े सब भागते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो अपना एक नया हाई बनाते हैं, पुराने वाले को हाई तोड़ के एक नया हाई बनाते जाते हैं, ऊपर की तरफ चलते जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 रुपये तक आया, पहले यहाँ करेक्शन आई, फिर ये ऊपर बुल रन हुआ, फिर 1000 पे आया, 1000 के बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, ये 10% टूटा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ी करेक्शन आई, फिर इसने नए हाई बनाया 1200 का, 1250। अब इसने फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर इसने ऊपर हाई बनाया। ये इस तरीके से चलते जाते हैं। लेकिन ऐसे जो फंडामेंटली बेकार स्टॉक होते हैं वो हाई बनाना तो दूर, वो अपने पुराने हाई को भी टच करने में उनको पसीना आ जाता है, उनको टटियाँ लग जाती हैं बिल्कुल। अब ये देखिए 300 रुपये का था यहाँ तक हाई, इसका 300 रुपये नहीं है, इससे पहले आप देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा का हाई है। ये 5 साल का दिखा रहा हूँ आपको, और HDFC का मैंने लाइफ टाइम दिखाया आपको। तो ये देखिए 300 रुपये का था, 100 आया, उसके बाद देखिए यहाँ तक गया 250 तक। हाई बनाना नया तो दूर, वो तो अपना हाई को टच ही नहीं कर रहा। देखो 222 रुपये का अभी अभी पीछे आया था अगस्त 2015 में, उसके बाद 100 रुपये आया, 100 के बाद देखिए ये 150 तक ही गया। हाई तो बहुत दूर की बात है, ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब बल्क बाइंग करते हैं तो रात को नींद नहीं आती, ये सोचते सोचते कि स्टॉक का क्या होगा। आप कभी सोच नहीं सकते कि इस स्टॉक का सही लेवल क्या होगा घुसने के लिए, क्योंकि जो फंडामेंटली अच्छा नहीं है वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। देखिए जब मार्केट में कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, तो आप नीचे का लेवल नहीं सोच सकते कि वो कहाँ तक जाएगा, तो उसके अंदर सेलर आ जाते हैं, बायर उसके अंदर नहीं होते इतने, तो तभी ये नए नए लो बनाता है। और जब कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होता है, अच्छा ग्रो कर रहा होता है, तो वो ऊपर की तरफ अपने नए नए हाई बनाता है। तो यही एक बेस्ट तरीका होता है अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का, अच्छे बैंकिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा जो भी वीडियो देखते हो उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अच्छे स्टॉक कैसे देखे जाते हैं। क्योंकि मैंने भी स्टॉक मार्केट में 8 साल पहले काम शुरू किया था, तब मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसे कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं अच्छे स्टॉक। तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा सीखने में। ये मेरी 8-10 साल की मेहनत है जो मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो स्टॉक देखिए आज की डेट में अप ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज ने आपका बाय सिग्नल दिया था 122 रुपीज़ पे, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया इसने। बीच में इसने ब्रेकआउट भी दिया 155 रुपये के पास। अभी ये अप ट्रेंड में है, इसके क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं निकल के। आज की डेट में आप इसकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। रेवेन्यू ग्रो करने के पीछे रीज़न क्या है कि इसने एक्विजिशन भी की हैं, कुछ बैंक्स को एक्वायर भी किया है। तो यूनियन बैंक ने आंध्रा बैंक को, कॉर्पोरेशनल बैंक को एक्वायर किया था, तो अब ये बहुत बड़ा बैंक बन चुका है आज की डेट में। प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2021 में 2863 करोड़ के थे। पहले लॉस में रहा है 3 साल, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, EPS जो था माइनस में था। अब आज की डेट में प्रॉफिट 18,940 करोड़ का है, तो प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इसका। आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 26% की है, पिछले 10 साल में 5 साल में 51% की है, और CAGR 5 साल में 40% की रही है स्टॉक की। तो दोस्तों मैंने 2017 में कंपैरिजन किया था IDFC बैंक का यूनियन बैंक से। IDFC बैंक भी एक सॉलिड बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्ज कैप बैंक है, और यूनियन बैंक भी बहुत अच्छा आज की डेट में कामकाज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और बहुत बड़ा बैंक है वो। IDFC बैंक का शेयर 931 रुपीज़ का चल रहा है। तो अभी ये इसके अंदर बोनस शेयर भी आया था। तो अगर हम देखें 2017 में इसका दाम जो चलता था उस हिसाब से हम देखें, अगर हम बोनस का एडजस्टमेंट करें, स्प्लिट भी किया था इसने 2019 में, उसके बाद 2025 में बोनस आया था जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो 2017 में ये 290 रुपये का चलता था, 2017 में 290 300 के आसपास। तो उस हिसाब से अगर हम देखें आज की डेट में ये स्टॉक 3 गुना हो चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है। 2017 में मैंने काफ़ी जोर दिया था, मैंने कहा था कि ये फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है IDFC बैंक के। और आप यूनियन बैंक को देखें, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया शुरू में, ये 2017 में 180 का चलता था, आज ये 180 पे ही खड़ा हुआ है। बीच में ये
₹24 पे आया। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस की पावर। और अगर आप टेक्निकल भी कर ले तो आप महारथी बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में। आज की डेट में इसकी नैया पलट चुकी है यूनियन बैंक की। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है स्टॉक सरकारी बैंक के अंदर आप वैल्यूएशन को देखें, सबसे जो बड़ा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 की पी पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 की पी पे, कैनरा बैंक 7 की पी पे, यूनियन बैंक 7 की पी पे। तो ये सारे टर्न आउट हो चुके हैं। एनपीए इनकी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुई हैं, अब ये काफ़ी अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, इनके रिजल्ट टैग करने पड़ेंगे, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए सब देखना पड़ेगा, खाता रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। और अगर इन फ्यूचर नतीजे अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, इनकी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों को मिला के देखा जाता है, वो इम्प्रूव होती है और अच्छी होती है, तो स्टॉक फिर बहुत अच्छा करके दे सकते हैं आने वाले समय में। पीएसयू बैंक जो कि अंडर वैल्यू है टू कंपेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक, चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, उन कंपेरिजन करें प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो बाकी ये किसी तरीके की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉलेज शेयर करने के लिए है। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।